मिनट पर सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। अब सभी को पता है एग्जिट पोल में किस तरह से बीजेपी को पश्चिम बंगाल में बढ़त दिखाई गई है। हालांकि नतीजों का इंतजार तो सभी को करना चाहिए, 4 मई को पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। लेकिन उससे पहले अचानक से कल रात से सुबह तक, आधी रात तक जो ड्रामा हुआ है ना, भवानीपुर के स्ट्रांग रूम के बाहर खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंच गई और उसके बाद उन्होंने कह दिया अगर मैंने अभी आह्वान कर दिया ना तो 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता अब भी यहां पहुंच जाएंगे। क्या करवाना चाह रही है ममता बनर्जी? 4 मई को कोई दंगा वंगा ऐसी कोई प्लानिंग चल रही है क्या टीएमसी की, कि जब मुख्यमंत्री खुद ये कहें कि उनके एक आह्वान पर 10,000 से ज्यादा लोग पहुंच सकते हैं? और दूसरी बात वो कह रहे हैं ये तो हमारा इलाका है, यहां कोई कैसे आ सकता है। अब इलाका क्या होता है नेताओं के लिए, और एक मुख्यमंत्री किसी एक चीज को अगर कहें कि ये हमारा इलाका है और मेरा इलाका है, तो भाई इलाका क्या होता है? पिछली बार अगर हम देखें तो कितने वोटों से हारी थी वो, जब नंदीग्राम से फिर भवानीपुर आना पड़ा था और उसके बाद भवानीपुर। चलिए ठीक है, वो जो भी है हार जीत का फैसला तो जनता करेगी, लेकिन ये इलाका मेरा है, 10,000 लोग आ जाएंगे। 4 घंटे तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद स्ट्रांग रूम के बाहर रही। खुद उनकी पार्टी के नेता कुणाल घोष ये कह रहे हैं कि भाई इतनी ज्यादा मिलिट्री यहाँ पर लगा दी गई है, इसका मतलब तो सब कुछ ठीक है ना स्ट्रांग रूम के अंदर। जब इतना चाक चौबंद है, इतने सुरक्षा के इंतजाम है, तो फिर दिक्कत क्या आ गई? इसको कहते हैं हार का डर सताना, इसको कहते हैं बौखलाहट, इसको कहते हैं झुंझलाहट, जो ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी को हो गई है। उन्होंने एग्जिट पोल के नतीजों को बिल्कुल ले लिया है अपने दिल पर और उनका मानना है कि भाई देखिए अब नेता तो वो इतनी बड़ी हैं, जुझारू भी हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सुगबुगाहट जो है और जनता की नब्ज, 7 बार तो वो एमपी ही रह चुकी हैं, 3 बार की मुख्यमंत्री हैं, तो जनता की नब्ज उनको समझ में आ जाती है, तो पक्की बात है। तो इस बार उनको लगता है समझ में आ गया है कि भवानीपुर में भी किला ढह सकता है और पश्चिम बंगाल से भी कुर्सी इस बार टीएमसी की जा सकती है। तो इस सब के चक्कर में पूरी रात जो ड्रामा चला, उसके बाद आधी रात को इलेक्शन कमीशन कोलकाता को भी एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई, क्या मतलब पूरा बताना पड़ा कि क्या क्या बंदोबस्त है, क्या है, तो सबका टाइम वेस्ट, पूरी तरह से हंगामा बरपा। अब ये एक मुख्यमंत्री को क्या शोभा देता है? चलिए, अब कल से अब तक कई सारी खबरें आई हैं, उसके बाद वीडियो मैसेज भी आता है, उसके बाद बयान भी आते हैं। तो इस बार बीजेपी ने साफ कह दिया है भवानीपुर दीदी आपके हाथ से चला गया है, इसीलिए ये बौखलाहट है। तो क्या यही डर है जिसकी वजह से पूरे टीएमसी को इकट्ठा कर दिया गया कल रात को? चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा वो तस्वीरें और बयान देखते हैं जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में। क्या चीज की घबराहट है? और उनके रिप्रेजेंटेटिव तो बाहर बैठे ही हैं। हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट जबरदस्ती दखल किया जाए। इतना एट्रोसिटीज हुआ है, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए, बट डोंट क्वार, दिस इज नॉट द प्लेस फॉर क्वार। ममता जी हर हजम नहीं कर पा रहे। 4 मई दीदी गई, ये सपने में भी सोच नहीं सकती। उसका जो भावनाओं है उसको डरा रहे हैं, तो इसी का कारण ममता जी ये नाटक लेकर सामने आया और पश्चिम बंगाल की जनता भाली भांति ये नाटक से अधीर है। लीगल एक्शन तो हमारे पार्टी तैयार करेंगे, जरूर हम लीगल पर है, लीगल पर रहेंगे। और उसके साथ साथ हमारी पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी की वर्कर सब
कैंडिडेट की तरफ से, पार्टी की तरफ से हर जगह में स्ट्रांग रूम में विजिलेंस पे रहे। 4 मई दीदी गई, इसलिए सब बोल रही हैं, इसलिए दुष्प्रचार कर रही हैं। भाजपा को बूथ लूटने या ईवीएम लूटने का ना तो हमारा संस्कार है, ना हमारे कार्यकर्ता ऐसा करते हैं। टीएमसी की इसी प्रकार की उसकी नीति, रीति और आचरण रहा है। इसे जो जैसा होता है उसे वैसा दिखाई देता है। लेकिन कुछ स्ट्रांग रूम में बाहर अनऑथराइज लोग घुस गए थे। इसको लेके कुणाल घोष और शशि पाजा ने उधर जाके प्रोटेस्ट किया और धरना भी दिया। पता नहीं क्या करने चाहते हैं। ऑब्वियसली कुछ लोग काउंटिंग प्रोसेस को टेम्पर करने चाहते थे, इसीलिए ये सब हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी चीज जो है इलीगलिटी को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगी, और अगर किसी से भी कोई इलीगलिटी होती है, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एकदम 100% इंश्योर करेगा कि जो एज पर रूल्स रेगुलेशन सब काम हो। तो देखिए, ये तमाम वो बयान हैं, ये तमाम वो सवाल हैं। अब तो वैसे 2 ही दिन का इंतजार और है, आज का दिन भी अब लगभग खत्म है। अब आज रात को कोई ड्रामा ना करें, बस तृणमूल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता और खासकर ममता बनर्जी, क्योंकि कल रात के बाद अब तो लग रहा है अगले 3 दिन, यानी आज की रात को मिलाकर अगले 2 दिन जो हैं, उसमें क्या कुछ कोलकाता में होगा ये कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है। चलिए, बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय खास मेहमानों का करा देती हूँ। डॉक्टर निखिल प्रसून बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सोफिया खान जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और समर्थक हैं, तृणमूल कांग्रेस की जुड़ रही हैं। पवन पटेल जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश चंडालिया जी एडिटर, राष्ट्रीय महानगर कोलकाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और कोलकाता में और खासकर पश्चिम बंगाल में सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन सोफिया खान जी, नतीजे से पहले ही क्या सरेंडर कर दिया है तृणमूल कांग्रेस ने? कल रात को जो हुआ उसके बाद क्या एनालिसिस किया जाए? नमस्कार, आदाब। देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लोग सतर्क हैं, उस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री भी सतर्क हैं। जो चीजें 4 महीने से चली पश्चिम बंगाल में, वो नेम डिलीशन से होकर SIR हो या चुनाव आयोग ने देखिए अपना विश्वास जो है वो जनता में खो दिया है, और तृणमूल कांग्रेस के खासकर लोग तो और भी ज्यादा उन पर विश्वास नहीं करते। तो चूंकि जहां पर ईवीएम का मामला है, जहां पर स्ट्रांग रूम, जहां पर ईवीएम रखे जाते हैं आफ्टर पोलिंग, तो डेफिनेटली वहां पे कुछ जो सीसीटीवी फुटेज है वो ऑब्वियसली सबके अंडर में है, सब लोग देख सकते हैं। तो सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद वहां पर कुणाल घोष और शशि पांजा, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो प्रार्थी भी हैं और स्पोक पर्सन भी हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो लोग वहां पहुंचे ताकि जो सिचुएशन है उसका जायजा ले सकें। तो चीजें ऑब्वियसली बहुत ही मैलिशियस लगी, बहुत ही कुछ तो फाउल प्ले जरूर हो रहा है, कुछ तो जरूर ऐसा घट रहा है जो नहीं घटना चाहिए था। डेफिनेटली ये सारी चीजों को देखने के बाद ममता बनर्जी खुद वहां पहुंची, 1.5 घंटे उन्होंने सिचुएशन को जांचा और वहां से उन्होंने ये बात कह दिया कि वो 1.5 घंटे नहीं, 4 घंटे, मरते दम तक जो है ना, 4 घंटे मरते दम तक वो लोकतंत्र के लिए लड़ाई करती रहेंगी। देखिए, 90 के दशक की लड़ाकू नेत्री हैं, इतनी आसानी से उनको छल से हरा देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये इनको भी पता है कि जनता वोट इनको नहीं देगी। ये 4 महीने पहले से पता था, और इसके कारण इन्होंने बहुत सारी रणनीति जो है वो अपनाई चुनाव आयोग को लेकर। कैसे चुनाव आयोग ने क्लर्क की तरह काम किया, इनके लिए पूरे देश ने देखा है। किस तरीके से 91 लाख लोगों के नाम काटे गए, जिसमें कोई रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुझे लगता है कि अब तक नहीं मिला। इनफैक्ट छोटी छोटी गड़बड़ियों के कारण लोगों के नाम अटकाए गए। और जहां तक बात है, देखिए बहुत सारी ईडी के रेड्स हुए। अभी देखिए ना, अभी आईपैक पे जो ईडी के रेड्स, अभी 2 महीने से मीडिया भी चिल्ला रही थी कि ईडी पे रेड हुआ, ममता बनर्जी ने जाकर फाइलें ली। अब ये बात बताइए कि अभी विनेश छिंदल जो आईपैक के जो को फाउंडर थे दिल्ली से, जिनको गिरफ्तार किया गया था, अभी चुनाव हुआ उसके दूसरे दिन ही उनको बेल मिल जाती है। तो ये अपने आप में समझ में आता है कि ये चीजें क्या चल रही थी, क्या खेल करने की कोशिश की जा रही थी। एक आईपैक के ऊपर एक दबाव था कि आप लोगों को रणनीति नहीं बनानी है, आप लोगों को ममता बनर्जी के लिए काम नहीं करना है। लेकिन बहरहाल देखिए, हम लोगों ने कभी भी किसी एजेंसी पे हम निर्भर नहीं रहे।
एजेंसियों ने हमारे लिए काम किया होगा, जिसमें आईपैक है जो पॉलिटिकल एक रणनीति बनाती है ममता बनर्जी के लिए, लेकिन हमने हमेशा जनता के ऊपर निर्भर हुए हैं, क्योंकि जनता जनार्दन है, सर्वोपरि है। जनता ने भर भर के ममता 5 बनर्जी मिनट के हो लिए गए वोट आपको किया बोलते है। हुए, 5 मिनट हो गए। मैं आप काउंटर करती हूँ सोफिया खान जी। बिल्कुल। 1984 से लेकर 7 बार जब ममता बनर्जी सांसद रही और 3 बार जब सीएम रही, तब इलेक्शन कमीशन ठीक था, तब एजेंसियां ठीक थी, तब कुछ भी गड़बड़ नहीं थी, तब मोदी क्यों वाली खुली सरकार छूट दी थी गई ना। थी टीएमसी को? और अब मोदी ऐसा वाली- क्या हो मोदी गया वाली अचानक भाजपा की से कि सरकार अब नहीं ममता थी, बनर्जी के साथ सब साजिश कर रहे SIR तो हैं? पहले भी हुआ था। SIR में एक और ऐड कर दीजिए ना, तब SIR को भी लेके दिक्कत नहीं था, वो किसी को नहीं था, वो किसी भी विपक्षी दल को नहीं था। लेकिन इस बार की SIR से हर एक विपक्षी दल को समस्या क्यों है, तो ये सोचने की बात है। 2014 के बाद एजेंसियां जैसे कठपुतली की तरह नाच रही हैं ना, वो 2024 के पहले नहीं लोकसभा नाची थी। चुनाव में 2014 से 2024 पहले के कोई लोकसभा एजेंसी चुनाव independently में काम जो करता इतने था। सांसद तृणमूल कांग्रेस के जीत कर आए, तब क्या हुआ था? हाँ जी, 2024 के लोकसभा चुनाव में जो इतने भर भर के सांसद जीत करके आए तृणमूल कांग्रेस के, तब क्या हुआ था? मैं आपके सवाल को समझ नहीं पा रही हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद जीत कर आए, तब क्या हुआ था? ओके, तब भी हम सतर्क थे, अब भी हम सतर्क थे। देखिए 2024 और 19 से पहले ये ओवर कॉन्फिडेंट थे, डबल ओवर कॉन्फिडेंट थे कि भाई ठीक है, हमको तो 400 पार कर ही रहे हैं। तो ये 400 पार का नारा करने वाले मोदी जी जो है, जब इनको लगा कि 240 में सिमट गए, तो इनको अपनी जमीनी जो चीजें हैं वो समझ में आ गई, ये कितना ज्यादा होल्ड करते हैं। तो अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, डॉक्टर निखिल प्रसून जी, 2029 में इनकी रणनीति बन सके। डॉक्टर निखिल प्रसून जी, ममता बनर्जी के इलाके में क्यों घुस रहे हो आप? उन्होंने तो कल कह दिया मेरे इलाके में नहीं घुसना है, तो क्यों घुस रहे थे आप कल उनके इलाके में? बंगाल का चुनाव जो है अपने आप में अद्वितीय ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें कि एक भी प्राण हानि नहीं हुई। ये अपने आप में बड़ा उल्लेखनीय है और इसकी चुभन सबसे ज्यादा तृणमूल कांग्रेस को है। 2023 के भी पंचायत चुनाव में कम से कम 55 लोग मारे गए थे और 2021 के चुनाव में भी 17 से 25 लोग काल कवलित हुए थे। पहली बार इतना फ्री एंड फेयर चुनाव हुआ। बड़ी संख्या में SIR डिलीशंस के बावजूद भी जो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोटर्स हैं उसमें गुणात्मक वृद्धि हुई है और बड़ी संख्या में जो शहरों में जो ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट्स में रहते, जो पहले उन्होंने दशकों से वोट नहीं दिया था, बड़ी संख्या में आकर के उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और जनास्था लोकतंत्र में जो है सो जनास्था का ऐसा प्रकटीकरण विरले मिला था पहले। तो इन सबों को लेकर के तृणमूल में यह मैसेज चला गया कि देखिए जिन लोगों को, और दूसरी बात जो SIR में जो डिलीटेड वोटर्स थे उनके नाम पर बड़ी संख्या में बोगस वोट डाला करते थे। वो लोग स्वर्ग से उतार करके उनके नाम पर वोट डाल करके फिर स्वर्ग में पहुंचाते थे। तो ये जो क्रम टूटा, इसकी वजह से तृणमूल को अपना जो फीडबैक मिला ग्राउंड से कि इस बार उनका जो भ्रष्टाचार के माध्यम से जो धनोपार्जन किया गया और उस धन की चकाचौंध से जो उभरा हुआ जो सत्ता का तिलिस्म था वो टूटने जा रहा है। नहीं, तो लेकिन इस वजह सोफिया से खान जी कह रही हैं कि उनको ऐसा नहीं लगता कि एक भी घुसपैठिए का कोई वोट कटा है, एक भी कोई, क्या आपने कहा था सोफिया जी, आपको क्या नहीं लगता कि कोई मतलब जेन्युइन जो मतलब फर्जी जो वोटर है उसका नाम नहीं कटा है ना एक भी? मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि कटा है। हाँ। इसलिए कि ऐसे भी लोगों के नाम आए हैं जिनके पिताजी का नाम है, लेकिन उनके बच्चों का एक नाम भी नहीं कट गया। कटा? आपको माने ऐसा लगता है एक भी जारी नहीं किया गया ना? नहीं, ये तो चुनाव आयोग की तरफ से जारी नहीं किया गया। भाई कितने बांग्लादेशी हैं तो क्यों हैं? पहले बात तो सवाल ये उठता है कि ठीक है, तो ठीक है, क्यों है? मतलब भाई आपके सुरक्षा हिसाब क्यों नहीं से है? और आपके अगर हिसाब से है एक तो भी घुसपैठी का नाम नहीं कटा। ठीक है, ठीक है, मैं बस एक लाइन का सवाल पूछा था। ओके, ठीक है डॉक्टर निखिल। 1.5 करोड़ हाँ। बांग्लादेशी तो नहीं मिले ना? ओके डॉक्टर निखिल। हाँ, फिर भी SIR की प्रक्रिया जो संपादित हुई, समय से कई बार लोग सुप्रीम कोर्ट गए, मुख्यमंत्री महोदया खुद गए सुप्रीम कोर्ट में और इसकी पूरी निगरानी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने करीब डे टू डे वर्चुअल बेसिस पे की। अब इसमें सवाल उठता है कि आपने देखा कि जुडिशियल ऑफिसर्स की निगरानी में ये काम हुआ, उसके बाद ट्रिब्यूनल बिठाया गया और किस तरह से इसी बीच में जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बना लिया गया। शुरू से ही लग रहा था कि SIR में जिस तरह से वोटो जो अवैध वोटर्स का नाम कटेगा, उनके नाम पर जो ये लोग दुकानदारी चलाते थे वो अब टूटने वाला है। इस वजह से ये लोग
हर समय बेचैन रहे कि एसआईआर क्यों संपादित हो, और राज्य में अस्थिरता फैलाने की भी कोशिश हुई। कभी ऐसी बात कही कि जो सीआरपीएफ आ रही है उन पर हमला करिए, कभी कहा गर्दन पैर तोड़ देंगे, ऐसी बातें। तो अब जाकर के जो ग्राउंड से फीडबैक आने लगा, उसके बाद ऐसी अराजकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। और आज की जो कल रात की जो घटना है, उसमें जो खुद चुनाव आयुक्त ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो खुदीराम अनुशीलन में जो स्ट्रांग रूम बना हुआ था, तो उसमें जो पोस्टल बैलेट के लिए अलग सेग्रीगेशन की व्यवस्था थी और उसको सेग्रीगेट किया जा रहा था, और उसका मेल से हर कैंडिडेट को ईमेल भी जारी हुआ। इसकी जानकारी हर उम्मीदवार को दी जा चुकी थी। ठीक है। और उसके बाद एक दल बल के साथ और बहुत बड़े वैन के साथ जिस तरह मुख्यमंत्री महोदय वहां प्रवेश की भवानीपुर में जो स्ट्रांग रूम में है, ये अपने आप में कई प्रश्न पैदा करता है। इसका विरोध किया, प्रतिकार किया हमारे कार्यकर्ताओं ने, जिसे कि वहां से उठा करके जबरदस्ती वहां से बाहर फेंक दिया गया। यह सत्ता जो खो रही है उसकी बौखलाहट है और एक तरह से तिलमिलाहट है, और पूरी तरह से सत्ता तंत्र नर्वस हो चुका है। सोफिया जी, अब जल्दी से एक इसी सवाल का जवाब दिया जाए। 1 घंटे में 10,000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। मैंने आपसे तब भी ये पूछा था, फिर रिपीट कर रही हूँ, क्या 4 मई को कोई दंगा वंगा करने का, चुनाव बाद जो हिंसा होती है उसका कोई प्लानिंग चल रही है? देखिए, मीडिया का काम है हमेशा मसाला लगाकर बातें। अरे 10,000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, अरे इकट्ठा करना होता तो इकट्ठे हो गए होते, बोलना नहीं पड़ता। उन्होंने बोला, वो सुनिए, अगर करना होता ना तो इकट्ठे कर लिए होते। हम लोग लोकतंत्र बोल दिया, मतलब ऐसे ही जस्ट लाइक दैट तरीके से। उसका कोई मतलब नहीं। आप छोटी सी बातों को क्लिपिंग को काट कर अगर आप बताइएगा, वो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा, किस संदर्भ में कहा। प्रवोक करना किसको कहते हैं सोफिया जी? धमकाने का कुछ नहीं है ना। प्रवोक करना किसको कहते हैं कार्यकर्ताओं को? इलेक्शन से पहले अगर आप स्टेटमेंट कहती तो शायद जनता भ्रमित भी होती। अब ये स्टेटमेंट का कोई मायना नहीं है, ठीक है। ममता बनर्जी ने सिर्फ यही कहा है कि वो ईवीएम को चोरी नहीं होने देंगी, लोकतंत्र को मरते दम तक बचा के रखेंगी, बस इतना मुझे स्टेटमेंट पता है। और वहां पर कोई भी जमजमाट नहीं लगा। यहाँ पर तो लगभग सभी लोग तृणमूल हैं। उनके पास कार्यकर्ता है कितने भाजपा के पास? अच्छा, निखिल जी को मैं जवाब देना चाहूंगी वरना मैं भूल जाऊंगी। वो कह रहे थे ना कि यहाँ पर एक भी लोगों की हत्या नहीं हुई वगैरह वगैरह, पता नहीं ये क्या कह रहे थे। शायद ये भूल रहे हैं कि इधर 4 महीने में 200 लोगों की हत्याएं की गई हैं चुनाव आयोग की ओर से। 200 लोगों में बीएलओस जो काम कर रहे थे चुनाव आयोग के लिए, जो सरकारी जो लोग थे, और उसमें मतदाता भी थे जिन्होंने डर के मारे नेम डिलीशन के डर से अपनी जानें दी हैं। मुझे लगता है एक छोटा सा श्रद्धांजलि उनको देना चाहिए। और ये कहना कि उनकी जानें इंपॉर्टेंट नहीं है जस्ट बिकॉज वो आपके लिए राजनीति, आपके राजनीति में उनका कोई ज्यादा रोल नहीं है। उन्हीं जानों को आप सिर्फ नाम लेंगे जो आपके लिए राजनीतिक रोटी चमकाएगा। आपकी अराजकता की वजह से मुझे लगता है कि उनके बारे में जरूर बोलना चाहिए। मोदी जी ने बिहार रैलियों में नहीं कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव उनके लिए उनको भेद है। तीनों मिल करके पिछले चुनाव में जो असामान्य प्राणहानि हुई थी और इस बार जो नहीं हुई, वो क्या बंगाली मौतें नहीं थी? सिर्फ राजनीति जो आपकी चमकेगी सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे? कैसे चमक? मेरे लिए हर बंगाल का हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। प्रकाश चंडालिया जी को प्रेम महत्वपूर्ण है, हर बंगाल के व्यक्ति की जान महत्वपूर्ण है। प्रकाश चंडालिया जी, एक सेकंड भाई, रुकिए ना, रुकिए सोफिया जी और निखिल जी जरा रुकिए। प्रकाश चंडालिया जी, ये 10,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। सोफिया खान जी ने तो कह दिया कि ये बात ऐसे ही बोल दी गई थी, उसका कोई मतलब था नहीं। ममता बनर्जी ऐसी बोलती रहती हैं ये सब बातें, उनका कोई मतलब नहीं होता। 10,000 लोग एक मेरे कहने पर इकट्ठे हो जाएंगे, क्या मतलब था इस बात का? बहुत दिन आप कलकत्ते में रही हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग भी आपने की है कलकत्ता में। मुझे लगता है कि प्रचार के दिनों में ममता बनर्जी का स्लिप ऑफ टंग हुआ करता था। उस समय उल जलूल बातें करती थी। आपने सुना होगा कि वो कहती है तृणमूल को वोट दो लेकिन जोड़ा फूल को वोट मत दो। हाँ। जोड़ा फूल उन्हीं की पार्टी का चिन्ह है। प्रधानमंत्री को उन्होंने घुसपैठिया कह दिया। अमित शाह के लिए भद्दी गाली निकली जो मैं टीवी के पर्दे पर नहीं कह सकता। और अब मतगणना दो चरणों के मतदान के बाद में मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को पैनिक रिएक्शन हो गया है। पैनिक रिएक्शन के कारण में कल दोपहर को जब उन्होंने फेसबुक के माध्यम से अपना वक्तव्य जारी किया तो यहां कहा कि मुझे 226 नहीं 300 सीटें मिल सकती हैं और बंगाल विधानसभा में सीटें केवल 294 हैं। अभी तृणमूल समर्थक प्रवक्ता ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है और अंतिम सांस तक लोकतंत्र की रक्षा करेंगी। मुझे लगता है कि लोकतंत्र की रक्षा की जो चुनावी प्रक्रिया की जिम्मेदारी है वो हमें चुनाव आयोग और उसके सुरक्षा प्रबंधों पर छोड़ देनी चाहिए। ममता बनर्जी ने अगर 15 वर्षों तक राज्य के राजस्व की रक्षा कर ली होती तो हजारों करोड़ के घोटाले नहीं हुए होते।
उन्हीं की सरकार के 1 दर्जन से अधिक मंत्रियों के नाम पर घोटाले लगे हुए हैं। उन्हीं के पार्टी के लोगों ने देश में, पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार की समझिए कि पराकाष्ठा पार कर दी। ये सारी चीजें समझने के बाद जनता समझ गई है और इस बार पश्चिम बंगाल जिनको इन्होंने विपक्ष का नेता बना दिया है, शुभेंदु अधिकारी को भूल रहे हैं क्या? घोटाले में तो उनका भी नाम था ना, लेकिन मोदी जी जो खाऊंगा ना खाने दूंगा, फिर भी शुभेंदु को विपक्ष बनाया, क्योंकि यहाँ पर उनके पास कोई कर्मी नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, इसलिए उनको तृणमूल का घोटाला वाला, सुनिए तृणमूल का घोटाला वाला शुभेंदु को उनको अपना विपक्ष का नेता बनाना पड़ा। उसको मत भूलिए आप। सोफिया जी, रीमा जी कृपया 1 मिनट की इजाजत दीजिएगा, बहुत जरूरी तथ्य दे रहा हूं। सोफिया जी आप कह रही हैं शुभेंदु ने रिश्वत दी थी, मैं कहता हूं इसी शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में 1956 वोटों से हराया था। और आपको यह पता होना चाहिए कि आप लोग 5 वर्षों तक चिल्लाते रहे कि वहां पर लोड शेडिंग कर दी मतगणना केंद्र में। और मुझे यह बताइए कि आपकी पार्टी ने, ममता बनर्जी ने इसी नंदीग्राम में जीत हार को लेकर के जो मामला किया था, 5 वर्षों में इस मामले की त्वरित सुनवाई के लिए कौन सी कार्रवाई की? और क्या आपको यह भी मालूम है कि ममता बनर्जी ने उस मामले की सुनवाई के लिए जज को हटाने के लिए हाई कोर्ट में जो पिटीशन दायर की थी, उससे नाराज होकर के हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का दंड लगाया था और ममता बनर्जी को 5 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ा था। 1956 वोट से हार चुकी ममता बनर्जी किस प्रकार की बातें कर रही है नैतिकता की? आप क्यों नहीं सत्ता का प्रतीक का नारा लगाते हैं? आप एक सीट की बात मत कीजिए। पिछली बार जो ममता बनर्जी ने जो सीटें जीती थी ना, अगर एक सीट हारी वो तो आपने गिनवा दिया, लेकिन बाकी सीटें जो जीती ना वो ममता बनर्जी के चेहरे पर ही वोटिंग हुई थी। और इस बार ममता बनर्जी प्रार्थी है हर एक सीट में, याद रखिएगा, ममता बनर्जी के चेहरे पर ही वोटिंग होता है। हमारे लिए और भी बड़ी बात बोल दी आपने भाई, ये तो गजब गजब गजब। अरे सुनिए 1 मिनट भाई। सोफिया खान जी कह रही हैं सिर्फ ममता बनर्जी के चेहरे पर वोट पड़ता है, यानी जितने लोग जीत रहे हैं, जितनी इनके एमपीज हैं, अब कुणाल घोष की अभी बात की जा रही थी, तमाम बड़े बड़े, सुदीप बंदोपाध्याय हो गए, अभिषेक बनर्जी हो गए, किसी का कोई वजूद नहीं है, किसी का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हमारा इलाका है ना। हाँ ठीक है, वो लोग भी मानते हैं वो सेकेंडरी है। ममता बनर्जी का अगर चिन्ह हट जाएगा ना तो किसी का कोई वजूद नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। और ये वो खुद भी मानते हैं, हम सब मानते हैं, हम सब ममता बनर्जी के नेतृत्व में है, वो छोटे ग्राउंड रूट लेवल के लोग हों, कर्मी हो, समर्थक हो, सांसद हो, विधायक हो। पवन पटेल जी, उनकी तो देखिए बात क्लियर हो गई। ओके पवन पटेल जी, देखिए सोफिया जी ने तो एक्सेप्ट कर लिया कि अगर ममता बनर्जी, एक मिनट रुकिए निखिल जी, रुकिए, अगर उनका चेहरा हट गया ममता बनर्जी का तो तृणमूल कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। अब आप बता दीजिए बंगाल में किसका चेहरा था इसीलिए वजूद खत्म हो गया? क्योंकि राहुल गांधी नहीं थे वहां पे। आपके तो वरिष्ठ नेता राहुल गांधी है ना पवन पटेल जी। किसने ऐसा भस्मासुर कौन था जिसने पार्टी को खत्म कर दिया? देखिए राहुल गांधी तो जो नेता की क्वालिटी होती है, जो नेता की डेफिनेशन होती है, उसमें राहुल गांधी सबसे ज्यादा खरे उतरेंगे। हर व्यक्ति जानता है, चाहे आप हो चाहे हम हो, बाकी भले कुछ भी बोलते रहिए। आप अपनी बात करो यहाँ पर जी मेरी बात क्यों कर रहे हो? अपनी बात करो आप। अरे हम सबकी बात कर रहे हैं, सबकी बात है जो मेरी नजर हम सबकी बात कर रहे हैं कि हर व्यक्ति जिससे निष्पक्षता से देखेगा वो जानता है कि राहुल गांधी में क्या क्वालिटी, राहुल गांधी में हमसे ज्यादा आप जानते हो। कैसे लगता है आपकी नजर में उनकी क्वालिटीज बताओ? हमसे ज्यादा मेरी नजर में मैं क्यों बताऊं किसकी क्वालिटी क्या है? हमसे ज्यादा आप जानते हो, कोई बात ही नहीं उसमें, हम बोलने की बात नहीं, आप हर चीज हमसे ज्यादा जानते हो। देखिए अब रही बात जो वहां पे भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद है नहीं, वहां पे दूसरे लोगों के नेताओं को चुरा करके वहां पर अपना जनाधार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जी बड़े आराम से बोले कि कांग्रेस की तो बात कर लीजिए। आपने क्या बताया? कांग्रेस की बात करिए ना, आप कांग्रेस का पक्ष रखने आए ना, कांग्रेस की बात तो बताइए, कांग्रेस कहाँ गई बंगाल वही तो बता रहे हैं, सुनने तो दीजिए, हर बात में टोकेंगी तो थोड़ी बात रख पाएंगे। कहाँ गायब हो गई कांग्रेस नहीं बोलना पड़ेगा ना, आगे पीछे कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा ना। सुनिए तो आप। हाँ। तो अभी जैसे बोले स्वर्ग से आए स्वर्ग से चले जाते थे, तो मुझे याद आ गया कि जैसे चुनाव आयोग कहता था ना, जो जिंदा रहते थे उनको भी स्वर्गवासी कर देता, जिनके साथ राहुल गांधी चाय पी लिए थे, पूरा वीडियो सबने देखा। तो चुनाव आयोग का कमाल सबने अच्छी तरह से देखा है। आज भारतीय जनता पार्टी किस बात की कर रही है? आप एक बार नहीं पूछ रहे कि जितने भ्रष्टाचारी हुआ करते थे वॉशिंग मशीन से धोने के बाद पूरा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ शामिल करके लड़ाई लड़ने चली है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी किस हिसाब
से जीतेगी भारतीय जनता पार्टी ने? कौन सा ऐसा चमत्कार कर दिया? हमेशा नफरत की राजनीति करेंगे, हमेशा कुछ उल जलूल बयान देने की भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रयास करती है। हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जितने हम तो टिप्स में गिना के बोलते हैं कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में कहाँ स्टैंड करती है? भ्रष्टाचारी की परिभाषा क्यों बदल देती है? कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में कहाँ गायब है? देश के साथ है। कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में कहाँ स्टैंड करती है पवन पटेल जी? फिर क्यों राहुल गांधी जी ने जो ममता अरे तो आप बताइए ना, कहाँ है पश्चिम बंगाल में? मिले हुए हैं क्या? किसकी गलती से ढह गई कांग्रेस पार्टी? करता है कौन नहीं करता? कहाँ? देखिए, जिस फार्मूले से बिहार में स्टैंड नहीं करती तो सही बात है, जिस फार्मूले से आप खरीद फरोख्त करते हो सही बात है, मध्य प्रदेश में 28 विधायक खरीद लो तो सही बात है। तो ये जो दूसरा पैमाना उसमें कोई कहाँ स्टैंड करेगा? कौन से क्यों स्टैंड नहीं करेगा? मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार दे दिया, महंगाई कम कर दी, सबसे बड़े झूठ मोदी जी जितने बोले हैं उनको पूरा नहीं किया, फिर भी हम स्टैंड नहीं करेंगे। क्या तमाशा है रीमा जी? बताइए, मतलब हम स्टैंड नहीं करेंगे, मोदी जी झूठ बोलेंगे, कितनी सीटें जीत रहे हो? को शामिल कराएंगे, कितनी सीटें जीत रहे हो आप? वाह, क्या परिभाषा है, क्या अरे डेफिनेशन है कितनी रीमा सीटें जी? जीत रहे हो पश्चिम बंगाल में भाई, बता दो ना। इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आसमान पर, भारत की प्रतिष्ठा आकाश पर। आप लोगों ने क्या मुकाबला कर रहे हैं? राहुल गांधी को लेकर के आप अपने नेता की परिभाषा को बदल दीजिए। और राहुल गांधी ने जो तृणमूल कांग्रेस के लिए कहा है उस पर आपका स्टैंड क्या? किसके साथ खड़े हैं वो? क्या उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं कहा है? उस पर आपका रुख क्या है? परिभाषा बदलने में माहिर हैं चौधरी के बयानात आप नहीं देखते हैं? रोज रोज अधीर चौधरी क्या बोलते हैं? उनका ममता बनर्जी को लेकर के, यहाँ की तृणमूल सरकार के लेकर के उनका रुख क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है? तृणमूल अरे हम वही बोल रहे हैं ना, शिक्षक भर्ती घोटाला, कुछ भी घोटाले हुए हैं तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी सामने आई है रोड में। अगर घोटाले हुए हैं तो अधीर रंजन चौधरी, चाहे शिक्षा घोटाला हो, हमेशा कांग्रेस पार्टी आई है। आपके जैसे सत्ता के लालची लोग नहीं है कि हमारे साथ शामिल हो जाओ तो हम भ्रष्टाचार की परिभाषा बदल दें, हमारे पास में शामिल हो जाओ। कांग्रेस पार्टी क्यों आपने बदला? पवन पटेल जी कितनी सीटें जीत रही है कांग्रेस पार्टी? पवन पटेल जी कितनी सीटें जीत रही है? आपने मेरे को बोलने के लिए बोला था, तो जब ये बोला तो इनको आपको चुप करना चाहिए कम से कम। आप बताइए कितनी सीटें जीत रही है कांग्रेस? चुप कर दिया करिए। कितनी सीटें जीत रही है कांग्रेस? फिर पूछ रही हूँ 50वीं बार आपसे। हाँ, कितनी सीटें जीत रही है हो गया कांग्रेस? क्या? निष्पक्ष चुनाव हो गया क्या? हम तो कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, जनता। अब ये इनको रोकिए ना एक बार तो रीमा जी, कम से कम झूठ मूठ का ही बोल दीजिए कि आप चुप रहिए, दूसरे की तो आवाज बंद कर देते हो। मैं जो बोलती हूँ ना, ताल ठोक के बोलती हूँ, झूठ मूठ की राजनीति करना नहीं आता मुझको आपकी तरह। मैं भी हमेशा झूठ मूठ बोलना ही नहीं आता मुझको, जो बोलना है जिसको धड़ल्ले से बोलूंगी, मुझे मत सिखाइए झूठ मूठ से बोलना। ठोकिए ना, सिर्फ भाजपा के लिए ताल मत ठोकिए, कांग्रेस के लिए भी ठोकिए ना, कि जब किसी को और ये बोल दिया बोलने ये के लिए क्या तो शब्द चुप कर है? दीजिए। ये क्या शब्दावली चल रही है यहाँ पे? क्या शब्द है ये? कहाँ की भाषा आप यहाँ पर बोल रहे हैं बैठ करके? क्या संस्कार है आपके? ये ठोका ठाकी क्या शब्द चल रहा है? तो हमने बोला, आपको पता ही नहीं है किसी महिला से बात कर रहे हो, किसके शो पर बैठे हो? एक महिला शो पर बैठी हुई है, कुछ भी बोल रहे हो, मतलब शर्म आनी चाहिए पवन पटेल। किसकी भाषा है ये? अब बोले मतलब क्या होता है? क्या बोल रहे हो आप ये? अरे साथ में बोलोगे तो आप बात ही नहीं समझ में आती। नहीं तो आप बदतमीजी करोगे, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करोगे, गालियां दोगे यहाँ पर बैठ करके। आपको समझ ही नहीं आता, अपने घर के बेडरूम में बैठे हो या चैनल पर बैठ करके बोल रहे हो, कुछ भी बोलना है, शब्द समझ में नहीं आते हैं, क्या मर्यादा होती है शब्दों की, किसके साथ बात कर रहे हैं समझ नहीं आता। करोड़ों दर्शक देख रहे हैं आपको यहाँ पर बैठ करके। चलिए जब बोल रहा हूं तो बता दीजिएगा मुझे। बोलिए अब। मैंने नहीं बोला, आपने बोला कि हम जो बोलते हैं झूठ मूठ का नहीं बोलते, ताल ठोके, तो वही हमने बोला कि जब मैं बोल रहा हूं तो इनको एक बार रोक दीजिए, सिंपल सी बात है। उसको आप पता नहीं कहां गाली में गलौज में कहां ले गए, क्या हमने बोल दिया भैया? आपको समझ नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगा। चलिए आगे बोलिए अब। नहीं, समझदारी का ठेका तो हमने नहीं लिया, भाजपा वालों ने लिया, उन्हीं को आता, हमको नहीं आता समझदारी। मैं तो सिंपल सी बात करता हूं, राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे गरीब हो, चाहे युवा हो, चाहे शोषित हो, चाहे पीड़ित हो, और जिस तरह मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी झूठ और फरेब का पैमाना लेकर के चल रही है, हम कहते हैं भ्रष्टाचार की परिभाषा भ्रष्टाचार होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भ्रष्टाचार की परिभाषा नहीं बदल जानी चाहिए। तो हम कहते हैं पूरा देश देख रहा है, पहले यही मोदी जी बोलते थे कितनी सीटें पश्चिम बंगाल में
कांग्रेस पार्टी जीत करके आ रही है। फिर मैं आपको समय देती हूँ, ब्रेक के बाद मैं फिर आपके पास आऊंगी। तब तक सोच लीजिए कांग्रेस पार्टी कितने मैदान में खड़ी है और कहां खड़ी है, कितनी सीटें जीत कर आने वाली है, कुछ तो दावा कीजिए। एक ब्रेक ले लेते हैं, चलिए। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चलिए प्रकाशन डालिया जी, कितने पानी में है कांग्रेस पार्टी, आप बताइए। देखिए, कांग्रेस की तो बड़ी स्थिति है यहाँ पर। ये स्थिति है कि क्या नहाए और क्या निचोड़े। इनका पिछले चुनाव में मात्र 17 लाख समथिंग इनको वोट मिले थे, जो 2.5% के आसपास का बनता था। और अभी इस बार इन्होंने भरपूर 294 प्रत्याशी खड़े किए हैं। एक कोशिश जरूर की है, मुझे लगता है कि कुछ न कुछ ये मुर्शिदाबाद अंचल में, जहां अधीर चौधरी उस अंचल में खड़े हैं, बरहमपुर में, और उस अंचल में थोड़ा बहुत प्रभाव बनेगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट के लिए कोई जगह नहीं बची है। मुख्य मुकाबला जो है वो तृणमूल में है और भारतीय जनता पार्टी में है। भाजपा के लिए, मैं तृणमूल के लिए रीमा जी ये कहना चाहूंगा कि 15 वर्षों में ममता बनर्जी ने एक काम भी ऐसा नहीं किया जो जनता को लगे कि हाँ ये अच्छा काम है। 100 से ज्यादा योजनाएं करने के बाद भी ममता बनर्जी अपने भाषणों में चिल्ला चिल्ली करती रही, गालियां देती रही, कोई भी पॉजिटिव अगले 5 वर्षों की तस्वीर इन्होंने नहीं दिखाई। आपको पिछले बजट की बात याद होगी। पिछले बजट में ममता बनर्जी ने राज्य में उद्योगों के विकास के लिए 1100 करोड़ का बजट रखा और टेक्नोलॉजी के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए चीजों पर तो देखिए जनता अपना मैंडेट दे चुकी है। अब सिर्फ 48 घंटों का इंतजार है, वो तो पता लग ही जाएगा। लेकिन सोफिया जी, मैं आप ही से जानना चाहती हूँ, मुझे जरा अब आप मतलब सीधा ही जवाब दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मतलब मैं सबको बुलाती हूँ तो बेबाक तरीके से बात कीजिए ना। इसमें कोई लड़ने झगड़ने की बात थोड़ी ना है, सब अपना अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। विपक्ष में बैठने में दिक्कत क्या है? अगर विपक्ष में आ जाती है, बाई चांस हो सकता है तृणमूल कांग्रेस विपक्ष में आ जाए, हो सकता है बीजेपी ही फिर से विपक्ष में आए, कुछ भी हो सकता है ना। ये तो अब 4 मई को तय होगा। तो ये इतना धमकी और ये सब करने की क्या जरूरत आन पड़ी ममता बनर्जी को? 4 मई के बाद आओगे तो गृह मंत्री को घुसने नहीं देंगे, अधिकारियों देख लो तुम, बाद में तो तुम्हें हम ही से निपटना है। ये तमाम चीजें क्यों बोलनी होती हैं? शायद आपने अमित शाह जी के भाषण, रैली के भाषण में नहीं सुना कि उन्होंने जब कहा कि 4 तारीख को टीएमसी के गुंडों को, टीएमसी के समर्थकों को उल्टा करके लटका देंगे और मारेंगे। नहीं, उन्होंने गुंडों बोला था, टीएमसी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया था। मैं तो वहां थी, उनके भाषण को सुना मैंने। उन्होंने कहा था गुंडे, तो जब आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी पता नहीं कौन से स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, वो मुझे नहीं पता। आप अशोक जी तो लेकर बैठते हैं कागज, आप लेकर नहीं शायद बैठी हैं। तो नहीं, मुझे कागज की जरूरत नहीं, आपको है क्या? तभी आपके पीछे इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, फिर भी आप सही तथ्य नहीं दे पा रही हैं, पता नहीं। कुछ भी बोल देंगे थोड़ी मान लूंगी। हाँ, हम लोगों ने जरूर कहा है कि हम लड़ेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे और कोर्ट में लड़ेंगे। 4 तारीख के बाद हम कोर्ट में लड़ेंगे। ये सब अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि अजय पाल जो यहाँ पर आकर सिंघमगिरी कर रहे थे उनके क्षेत्र में, डायमंड हार्बर में जहांगीर खान के खिलाफ, उन्होंने कई धमकाने वाला काम किया। एनकाउंटर जो वो उस अजय पाल की बात कर रही हूँ, जो बिहार से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जो बीजेपी के ही पेजेस से उनको सिंघम बोल के अब आपको शायद कागजों की जरूरत पड़ने वाली है। पहली बात तो अजय पाल बिहार से नहीं है, पहली बात तो वो बिहार से नहीं है मैडम, यूपी से आए हैं वो। अता पता कुछ है नहीं, दूसरों को टारगेट करना है। बिहार से आए हैं, ममता बनर्जी ने कहा है उसके लिए कोर्ट यहाँ पर सब नोट करना चाहिए। अच्छे राजनेता वो होते हैं जिनको किताबों की जरूरत नहीं होती, एक्सपीरियंस से सब कुछ यहाँ होता है उनके। जैसे मुझे पत्रकारिता के अनुभव से सब कुछ यहाँ पर है, मुझे कागज पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूपी से आते हैं अजय पाल, बिहार से नहीं आते हैं। अब बोलिए आगे। स्लिप ऑफ टंग हो सकता है भाई, मैं स्लिप ऑफ टंग, आपका स्लिप ऑफ टंग है। एंकर अगर कुछ बोल दे तो उसको आप पता नहीं क्या क्या याद दिला देगी। नेतृत्व में रहती हूँ, ठीक है, वो ठीक है। मैं अजय पाल की बात कर रही हूँ, चलिए हटाइए, वो यूपी से बिहार हो है, अजय पाल शर्मा।
मारिए ना गोली भाई उनको, वो गोली मारेंगे तो मैं उनको गोली मारती हूँ वर्बली, हटाइए उनको यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने आपको ऐसा अच्छा मैडम मैडम प्लीज हम उस पर नहीं जाते हैं, हमारा मुद्दा बिखर जाएगा। वो गोली मारेंगे तो आप उनको गोली मारेंगी, मैंने क्या कहा? यही बोला ना अभी आपने? अरे भाई एक प्रोवर्ब भी कुछ चीज होता है ना, जिसको प्रोवर्ब मुहावरा कहते हैं। तो मैं कह रही हूँ अगर वो ये वाली गोली मारेंगे तो हम मुंह से गोली मारेंगे। अभी हटाइए, छोड़िए वो गोविंदा वाला था ना, अखियों से गोली मारे, तो मैं मुंह से गोली मारती हूँ कि उनको हटाइए। अभी छोड़िए, हटाइए, बहुत ज्यादा भारी भारी हो गया सब कुछ, तो इतना लाइटर मतलब अभी अजय पाल मुद्दा नहीं है। मैंने एक उदाहरण दिया कि अभी ये जो वर्बल स्पैट हो रहा है ना, तो अगर आप एक तरफा जो कह रही है ना, तो मैंने आपको याद दिलाया कि वर्बली बहुत सारी चीजें जो है अपशब्द इस्तेमाल उन लोगों ने भी किया है। खासकर गृह मंत्री की बात करें तो वो कहते हैं दीदी कान खोल के सुन लो दीदी। अब ये कौन सी भाषा की मर्यादा है, इसके बारे में भी आप जरूर बताइएगा कि मुझे नहीं लगता कि एक संवैधानिक पद पर बैठी डॉक्टर निखिल जवाब दीजिए उसको इस तरीके से कहना। ऐसा अभी आप मुहावरों की बात कर रहे हैं, अभी मुहावरों की बात कर रहे हैं। एक तरह से तृणमूल ने कोई मुहावरा का भी प्रयोग नहीं किया, सीधा सीधी बात किया है। ये कहा है कि जब चुनाव जो है सो उत्तर बंगाल से चलते चलते दक्षिण बंगाल में आएगा, तो उत्तर बंगाल में उनका गर्दन तोड़ेंगे, उसके बाद फिर धड़ तोड़ेंगे, उसके बाद फिर पीठ तोड़ेंगे, उसके बाद टांग तोड़ेंगे। ऐसा पूरा सीक्वेंशियल समझाया गया। एक कुछ नहीं कर पाए, इसका उन्हें दुख है। दूसरी बात ये कहा गया जो अयोध्या से जो 250 कंपनी वो भेज रहे हैं, सीएपीएफ आ रहे हैं, उनका प्रतिकार करिए और घरों में जो खाना बनाने वाले जो सामान है उससे लेकर के उनकी धुनाई करिए। ये हमारे देश के सैनिकों के खिलाफ कहा गया, सैनिक बलों के खिलाफ कहा गया, जिसमें कि किसी मुहावरे का प्रयोग नहीं किया गया। वो जो पूरी तरह से एक तरह से भड़काने वाली बात थी, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात ये है कि आपने देखा कि पिछले और इस चुनाव के बीच प्रमाण के साथ बोलिएगा तो ज्यादा अच्छा। मैं कुछ कुछ बोल दूं, हवाबाजी कर लूं, नारेबाजी कर लूं, कुछ भी आके झूठ फैला दूं, और इस चुनाव के बीच में और ये पूरी बातें तथ्यात्मक रूप से सही है। आपके पास वीडियो होगा और उसको दिखाया जा सकता है, कई बार इसकी चर्चा हुई है। दूसरी बात ये है कि देखिए हमारे कार्यकर्ता वास्तविकता में पिछले 2021 से लेकर के अभी तक कम से कम 3000 कार्यकर्ताओं की अकाल मृत्यु हुई है, जिसमें कि हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लेकर के सीबीआई जांच का आदेश दिया था और कई सारे कार्यकर्ताओं को घरों से भगा दिया गया, घरों में आग लगा दी, उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया गया। इसमें कोई मुहावरा नहीं है। यहाँ की हिंसा जो है, पहली बार स्वातंत्र्योत्तर भारत के इतिहास में इतना क्लीन चुनाव यहाँ पर हुआ कि हर व्यक्ति 92-93% का जो है सो यहाँ पर वोटिंग। निखिल जी, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, यहाँ की जनता कितनी बेवकूफ है आपके हिसाब से कि 2021 के बाद आपने कहा हिंसा हुई, फिर भी 2024 में आपके सांसद 18 से 12 कैसे हो गए? अगर यहाँ हिंसा हो रही थी 2021 के बाद, तब भी आपको लोगों ने क्यों नहीं चुना 2024 में? क्यों आप लोगों को नकार दिया? 18 से 12 पे क्यों आ गए? ये तो मुझे लगता है 18 से 12 नहीं, मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे 18 से 36 होने चाहिए थे। हिंसा नहीं होती ना, हिंसा नहीं होती तो 18 से 36 होते, 12 नहीं होते। आप लोगों की वजह से हुए, क्योंकि जितने डिलीटेड वोटर्स उनके नाम पर हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम 10% एक्स्ट्रा वोट तो डिलीटेड वोटर्स का पड़ता था आप पर। कुछ अलग है। अब जो है चुनाव आयोग की बात नहीं है, मुझे बंगाल की जनता की प्राण हानि की चिंता है। बंगाल की जनता की असामान्य प्राण हानि जो हुई है उसकी चिंता है। सोफिया खान जी और पवन पटेल जी, आप दोनों ही लोगों को ना तो इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है, ना ही जो लोग नियुक्त किए गए अजय पाल शर्मा जैसे ब्रिलियंट ऑफिसर उनके ऊपर भरोसा नहीं है। आपको मतलब जनता के मैंडेट पर भी भरोसा नहीं है। भरोसा है किस पर आपको? पवन पटेल जी, गुस्सा मत होना, है ना, बिना गुस्सा किए आज बोलिए आप। मैं देखना चाहती हूँ बिना गुस्सा किए पवन पटेल कैसे लगते हैं। मैडम अरे रुकिए सोफिया जी, रुकिए ना, एक बार पवन पटेल जी को भी मौका देते हैं। 10 सेकंड, पवन पटेल, जनता पर भरोसा नहीं, जनता पर ही भरोसा है। मैंने आपको करेक्ट किया। ठीक है ठीक है। पवन पटेल जी, मैं आपको देखना चाहती हूँ बिना गुस्सा किए आप कैसे लगते हो आज। नहीं, गुस्सा नहीं कर रहा था। गुस्सा अगर
ठीक है, हमारा थोड़ा सा उस टाइप की बात करने का, गुस्सा करने का हमारा वो नहीं रहता है। मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूँ। देखिए, भरोसा, जनता के वोट पर भरोसा होना चाहिए। अभी आप निकट भविष्य में जितना ईडी सीआईडी के चाहे रेड की बात कर लो, चाहे आप अभी भी 7-7 सांसद किस तरह भाजपा में शामिल हो गए जो रोज सुबह शाम गाली देते थे, तो ईडी सीआईडी का जब कहीं रेड पड़ती है तो आज किस तरह विश्वास और किस तरह संविधान की धज्जियां उड़ती हर व्यक्ति दिखता है वहां मतलब पर। कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई है पश्चिम बंगाल में, उसकी वजह बीजेपी है, तृणमूल कांग्रेस नहीं है। नहीं, देखिए, आप दुर्दशा की बात मत करो, दुर्दशा तो पूरे देश की हो गई। भारतीय जनता पार्टी के राहुल गांधी तो वीडियो जारी करके कुछ और कह रहे थे। युवा हो चाहे किसान हो, चाहे राहुल गांधी ने तो कहा तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की वजह से ये दुर्दशा हुई है कांग्रेस पार्टी की। आप कुछ और ही कह रहे हो। हम बोल रहे हैं पूरे देश के सिनारियो की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी के कारण पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात हो रही है ना सर। पश्चिम बंगाल भी बात कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा सड़कों पर विरोध किया। जब शिक्षा घोटाला हुआ, इस तरह के घोटाले जब होते हैं, कोई कांग्रेस पार्टी सत्ता की लोलुपता के कारण से उन घोटालों को नहीं चुप कर देगी कोई हमारा सही कोई कर रहा। तो चैरिटी चल रही है, मतलब सोशल वर्क कर रही है कांग्रेस पार्टी। प्रकाश जी, कांग्रेस पार्टी सोशल वर्क कर रही है बेसिकली। उसको सत्ता में आने का लालच भी नहीं है, उसको ये लालच नहीं है हमारे सांसद या विधायक जीते या हम सत्ता तक पहुंचे, उसको कोई लालच नहीं है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी सोशल वर्क पर चल रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अपनी स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार है। इन्होंने किसी भी बड़े मसले पर कभी कोई आंदोलन नहीं किया, चाहे आरजी करके वो तो कह रहे हैं हम ही सड़कों पर उतरे हैं सबसे ज्यादा। सड़कों पर उतरे होते तो दिखाई भी पड़ जाते और मतदाताओं को भी दिखाई पड़ जाते। जिनका वोट प्रतिशत सिर्फ लाखों में सिमट जाए और वो भी 20 लाख के नीचे, अब उस पार्टी से क्या उम्मीद की जाए जहां 10 करोड़ की आबादी हो, 7 करोड़ 66 लाख मतदाता हो, वहां पर कांग्रेस पार्टी अपना कोई वजूद नहीं बना पाई। देखिए, इस बात को ईमानदारी से स्वीकार करूंगा, पवन जी की बात से मैं सहमत हूं कि अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के खिलाफ बेड़ा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इनके आला कमान ने बार बार उनको रोका है। यहाँ पर दोस्ती, वहां पर कुश्ती, ये संगीत इनका जो बजा, इसकी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ी। या मतदाता, इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे। और आप देख लीजिएगा जब परिणाम आएंगे तो इनकी गिनती 5 सीटों के अंदर में सिमट जाएगी। वो भी सिर्फ मुर्शिदाबाद, बहरमपुर का जो अंचल है ना, वहां 2-1 सीटें मिल जाए अलग बात है। बंगाल में कहीं भी इनका कुछ नहीं। और पूरी की पूरी कांग्रेस को तो ममता बनर्जी निगल चुकी है। पूरी ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी को निगल चुकी है, इनका कुछ भी नहीं बचा है। ममता बनर्जी निकल चुकी है या बीजेपी को कोई क्रेडिट नहीं दोगे आप? बीजेपी इतनी जुझारू तरीके से वहां काम कर रही है। बीजेपी ने वहां पर जो टक्कर दी है तृणमूल कांग्रेस को, उसकी वजह से भी तो क्या मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, यही तो सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। तो बीजेपी तो हमेशा माहिर ही इस टाइप के काम करने में। ओके, हाँ। कांग्रेस ने अगर अपनी ताकत दिखाई होती ना तो जरूर कुछ होता। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी से निकल करके ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी बना ली। और सबसे बड़ी बात कि ममता बनर्जी, सोफिया जी जानते हैं कि 21 जुलाई का यहाँ जो मीटिंग करती है, युवा कांग्रेस के लोग मरे थे, उनको लेकर के ममता बनर्जी ने हाईजैक कर लिया। कांग्रेस उस पर भी कोई काम नहीं कर पाई। सोफिया जी, भवानीपुर पे आते हैं, जहां कल पूरा ये ड्रामा हुआ और भवानीपुर की लड़ाई और भवानीपुर ही इलाका जिसको ममता बनर्जी कह रहे हैं। पिछली बार लगभग 58,000 वोटों से जीती थी भवानीपुर ममता बनर्जी। इस बार एसआईआर में 50,612 वोट एसआईआर से कट गए। कुल मिलाकर बचे लगभग 7,000 कुछ वोट। यही डर लग रहा है क्या कि इस बार भवानीपुर भी हाथ से जा सकता है, क्योंकि सिर्फ 7,000 का अंतर हो रहा है। अब ये तो आपने पहले ही कह दिया ना कि मैं तो पूछ रही हूँ आपसे आंकड़ों के आधार पर। देखिए, मैं कागज लेकर समझ नहीं आता। देखिए, कहीं ना कहीं मैं कागज ले आई, आपको कागज चाहिए था ना, मैंने कागज ले लिया। अरे ठीक है, अभी मैं क्या कहूँ, मैं कह रही हूँ कि आपने अभी कहा कि हमें डर लग रहा है क्योंकि ये इतने वोट कट गए। तो ये आपने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये कह दिया कि काटा ही गया है इसी मंशा से, ताकि ममता बनर्जी जिनके भी प्रार्थी हैं उनके जगहों को सिलेक्ट कर करके काटा गया है। भाई, उन्होंने भी आपके पास जैसे रिकॉर्ड थे ना कि इतने वोटों से जीती है, तो वहाँ कितना काटा जाए जो कितना उनको फायदा हो। तो यही तो किया गया है ना, यही तो हम चिल्ला रहे। जो भवानीपुर में कटे हैं वोट, यही हम चिल्ला रहे। पूरे बंगाल में से सिर्फ भवानीपुर में वोट कटे हैं ना, सोच समझ के काटा गया है मैडम। ये जो हम तो यही चिल्ला रहे हैं 4 महीने से। ये तो गजब बात है। एसआईआर नहीं है, ये एसआईआर नहीं है। इन्होंने रणनीति बनाई थी एसआईआर के नाम पे कि कहाँ कितना काटेंगे और कितना फायदा हो जाएगा इनको। तो सोफिया जो कह रही है ये कोर्ट की अवमानना के दायरे में आता है। सोफिया जी जो कह रही है वो कोर्ट की अवमानना के दायरे में आता है, क्योंकि
एसआईआर का जो काम हुआ है कोर्ट के निर्देश पे हुआ है, कोर्ट ने इसको मान्यता दी है, और आपकी पार्टी ने, आपकी नेत्री ने जो भी चिल्लाहट की है बंगाल में और सुप्रीम कोर्ट तक, वो सब जगह धराशायी हुई, आपकी एक भी बात नहीं सुनी गई है। इसलिए अगर आप एसआईआर पर जो भी वोट काटे गए हैं उनको लेकर के आप इसमें कहती है बात गलत है। सुनिए, इसीलिए तो लोकतंत्र खतरे में है ना, बात तो नहीं सुनी जा रही है ना, यहाँ तो विपक्ष के आवाज को दबा दिया गया है, दबाया जा रहा है, ताकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है ना, एसआईआर तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में हुआ है। आप तो बार बार कोर्ट में गई है। ममता बनर्जी ने एक ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि वे गरीबों के लिए और एसआईआर के लिए, बंगाल की जनता के लिए लड़ रही है, और झूठ नैरेटिव सेट किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको धराशायी कर दिया। सोफिया जी, अगर 4 तारीख को अगर सोफिया जी, अगर 4 तारीख को ममता बनर्जी फिर से सीएम बन जाती हैं और तृणमूल कांग्रेस जीतती है, तब भी लोकतंत्र खतरे में होगा? जनता सर्वोपरि है। अभी अब जनता अगर, सबसे पहले तो हम प्रणाम करेंगे। नहीं होता ना, 48 घंटे पहले तक लोकतंत्र खतरे में है, 48 घंटे बाद अगर आप लोग जीतते हैं तो लोकतंत्र खतरे में होगा या नहीं होगा? कुछ नहीं है ना, आप अगर कुछ भी कर लिया आप लोगों ने, उसके बाद तो तमाचा इनको लगने वाला है ना कि आपने इतना कुछ कर लिया, एजेंसियों की डर दिखा दिए। मैंने तो स्ट्रेट सवाल पूछा आपसे, अगर आपकी फिर से सरकार बनती है तो क्या लोकतंत्र खतरे में होगा या नहीं होगा? रीमा जी, अगर हमारी अगर मगर नहीं सरकार हमारी ही बन रही है, अगर फिर लोकतंत्र खतरे में होगा या नहीं होगा? के बाद यस, डेफिनेटली सिर्फ पश्चिम बंगाल हमारा मुद्दा नहीं है, ममता बनर्जी ने पहले ही कहा। अच्छा, फिर दिल्ली पहुंचना। निखिल जी जवाब दीजिए। उद्देश्य होगा निखिल जी जवाब दीजिए। 29 से भाजपा को हटाना है, ये हमारा उद्देश्य है। निखिल जी जवाब दीजिए। तो ये तो साफ बात हो गई ना निखिल जी, अगर सरकार इनकी बन भी जाएगी तब भी अटैक जो है बीजेपी पर, लोकतंत्र पर, संविधान पर, वो ऐसे ही जारी रहेगा। अब ये लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये लोग मानसिक रूप से एक तरह से ऐसी स्थिति पे आ गए हैं जहां इन्हें लगता है कि इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। मेन समस्या ये है कि जो यहाँ के आर्थिक संसाधनों का जो दोहन हो रहा था पश्चिम बंगाल के, उसे, और जितने भ्रष्टाचार के मामले में, जिस तरह गृह मंत्री जी ने कहा है कि सारे मामले खुलेंगे और जो लोग घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हुआ है उस अत्याचार उनका अन्वेषण होगा, और जिन लोगों ने कुकृत्य किया है, तो पूरा का पूरा तृणमूल तो इसी में आ गया, तो महिलाओं के खिलाफ, क्योंकि सब तो इसी सब में मुलव्विस थे, तो वो लोग देख रहे हैं कि उनका भविष्य पूरी तरह जो है सो एक अंधकारमय हो रहा है। इसकी छटपटाहट में, एक तरह से नर्वसनेस में ये सारी चीजें हो रही हैं। तो मैं मानता हूं कि उन्हें एक तरह से राजनीति में कभी कोई हारता है, कोई जीतता है, अभी परिणाम जो है सो पूर्णतया नहीं आया है। परिणामों की प्रतीक्षा हम लोग भी कर रहे हैं, परिणामों की प्रतीक्षा वो भी करें, और अंततोगत्वा लोकतंत्र की जो विजय हुई है, जिस तरह से हिंसा रहित चुनाव हुआ है, उसके लिए जनता को बधाई दें, साधुवाद दें। पवन पटेल जी, यही सवाल मेरा आपसे है, अगर अधीर रंजन चौधरी या कांग्रेस के कुछ और मेन फेसेस जीतते हैं तो क्या तब भी लोकतंत्र खतरे में होगा? और अगर अधीर रंजन चौधरी हारते हैं तो फिर क्या होगा? मतलब दोनों बारी में स्लोगन क्या एक ही रहेगा? अनम्यूट कीजिए। जनता का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है। जनता के निर्णय को सबको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हम बोलना ये चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी, जैसे आदरणीय प्रवक्ता जी घुसपैठियों की बात कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी को जनता अच्छी तरह समझ चुकी है कि जब से ये 2014 से आए तो बामुश्किल 2,500-3 हजार घुसपैठियों को निकाला, जबकि कांग्रेस के जमाने में 90,000 घुसपैठियों को निकाला गया। तो चुनावी तकिया कलाम भारतीय जनता पार्टी की महारत हासिल रहती। पहले आप 450 में कितने रुपए के लोगों को सिलेंडर दे दिया, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार झूठों की सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की सरकार है। चुनाव के बाद सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए, उसके बाद देखिए चुनाव के बाद ये बदल जाएंगे। अमित शाह जी के कोई पूछने वाला, किसी की हिम्मत है अमित शाह से पूछेगा कि भाई आपकी सरकार बन गई, करो? कुछ नहीं करेंगे। भ्रष्टाचारियों को शामिल करते जाएंगे, अपनी सरकार बनाते जाएंगे और दिखाते जाएंगे कि हमें जनता के वोट की कदर नहीं है, जनता के वोट की कोई कीमत नहीं। हम मैनेजमेंट और मैकेनिज्म और हमारा जो पार्टी का बैंक बैलेंस है उसके दम पर हम सरकार यूं ही बनाते जाएंगे। राघव चड्डा जैसे जो हमारे दुश्मन है, जो हमारे विपक्ष में बात करेंगे, जितने भी, सबको हम खरीदते जाएंगे और अपने कारमा को बढ़ाते जाएंगे। ये फलसफा है भारतीय जनता पार्टी का। पवन पटेल जी, ये तो चैनल अभी देख करके और शो देख करके लग रहा है 48 घंटे बाद क्या तस्वीर आने वाली है।
अभी से ही सोफिया जी और पवन जी एक प्लेटफॉर्म पर बात करने लगे हैं, और जैसे ही वोटिंग होनी थी उससे एक दिन पहले राहुल गांधी का वीडियो आता है ममता बनर्जी को जिम्मेवार ठहराते हुए कि बीजेपी आगे बढ़ रही है, इसकी जिम्मेवार ममता बनर्जी हैं। ये नूरा कुश्ती कब तक चलती रहेगी? मतलब वोट हो गया, वोट पड़ गया तो फिर एकजुट हो गए, जैसे ही वोट पड़ने वाला था तो फिर एकदम कुश्ती शुरू हो गई। अब रीमा जी आकलन आपको करना है, सबका आकलन करिए आप, हम कुछ भी ये तो जो दिख रहा है उसकी बात हो रही है, आकलन तो बहुत बात की बात है। जो आप लोग सुबह से लेके शाम तक जो दिखाओगे आप माना उसी को जाएगा, सच को सच थोड़ी कोई मानेगा, आप जो बोलोगे उसी को मानेगा। आप उसका कुछ भी कह लीजिए कि नूरा कुश्ती है। पूरे शो में आपने एक लाइन तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोली, एक लाइन पूरे शो में अभी तक नहीं बोली, जबकि राहुल गांधी ने पूरे इलेक्शन के लिए ही उनको जिम्मेवार ठहरा दिया, लेकिन आपने नहीं बोला। सोफिया जी ने एक लाइन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं बोली। मतलब चल क्या रहा है ये? फिर आप कह रहे हो आकलन कर रही हूं मैं, ये तो दिख रहा है कि जब अब आप यही तो बोल रहे हैं, शिक्षा घोटाला, कोयला घोटाला, जब ममता बनर्जी की सरकार थी उनके सरकार में जब घोटाले हुए, उन घोटालों को भी रोड में हम लोगों ने आवाज उठाई। हम बता रहे हैं कि हम सत्ता के लालची नहीं, हम लोकतांत्रिक संवैधानिक सोफिया जी, कांग्रेस पार्टी जो खत्म हुई है उसका, जनता पार्टी, अच्छा रुके उसका जिम्मेवार कौन है सोफिया जी? देखिए यहाँ पर जो है ना विचार, मैं बड़ा सम्मान करती हूँ राहुल गांधी जी का। हमारी विचार जो है ना एक ही है, लोकतंत्र को बचाने की। तो देखिए पार्टियां अलग अलग होती हैं, लेकिन विचारधारा अगर किसी की मैच करती हो ना, तो केंद्र में जो हमारी विचार है ना कि भाजपा मुक्त देश को करना है, तो हमारे विचार वहां पर बिल्कुल दृढ़ हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल का चुनाव है, अगर राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कुछ कहा भी है तो देखिए ये डेफिनेटली ये तो बनता है ना, क्योंकि उनके तो खुद के प्रार्थी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली उनको कुछ ना कुछ तो कहना ही था। बाकी जहां तक बात हमारे विचारों की है वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक है। लोकतंत्र को उनको भी बचाना है, हमें भी बचाना है, तो संविधान खतरे में है, उसके लिए हमें काम करना है। और मुझे ठीक है, अब क्योंकि सोमवार को जो भी कुछ होना है वो सुबह से आप सबसे पहले और सबसे सटीक भरोसेमंद नतीजे तो डीडी न्यूज के माध्यम से देखेंगे। लेकिन शो खत्म करने से पहले मैं जरा लॉक करती हूं किसका क्या दावा है। पवन पटेल, कितने आपको लग रहा है सीटें आ जाएंगी? फिर उसके बाद हम लोग मिलेंगे अब सोमवार को। हाँ, अनम्यूट कीजिए सर, बार बार म्यूट क्यों कर देते हो? जनता पार्टी कहीं से सरकार नहीं बनाएगी। अगर लोग आपकी कितनी सीटें आएंगी मैंने ये पूछा, वो लॉक करना है मुझे। हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, हम अपनी विचारधारा के साथ समझौता नहीं कि हम बहुत अच्छा प्रदर्शन। आप लोगों की कल्पना सीट नहीं बता पाएंगे, सीट नहीं बता पाएंगे। सीट बताने का आकलन तो भारतीय जनता पार्टी वाले कर सकते हैं, मीडिया वाले कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले घोषित कर देंगे कि काम कुछ नहीं करो, लेकिन हम सीट का आकलन बता देंगे। काम क्यों आएगी भाजपा की सीट, इसका सोफिया जी, ओके सोफिया जी, कितनी सीटें? देखिए तृणमूल का कंपटीशन तृणमूल खुद ही है, तो पिछली बार से ज्यादा ही होगा, 230 पार है। तो ये तो अगर एक मिनट फेयर और सब कुछ रहा, ईवीएम हैकिंग नहीं किया इन लोगों ने, जो अभी देख रहे हैं, अगर मैनिपुलेशन नहीं होती है तो 230 पार है। ठीक है, निखिल जी। जी देखिए, हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि बंगाल की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है और इस आशीर्वाद को अंगीकृत करने के लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। हमें कंफर्टेबल मेजोरिटी मिलेगी और हम लोग बंगाल के विकास में एक नए अध्याय का सृजन करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब क्योंकि कुछ ही घंटे बाकी हैं, 2 दिन के बाद आप देख ही लेंगे कि आखिर कौन कितने पानी में है। लेकिन ये जो 2 रातें हैं, ये बहुतों की नींद उड़ाने वाली हैं और बहुतों को कुछ सबक भी देने वाली हैं कि भाई जनता के मैंडेट पर विश्वास, भरोसा वो सबसे ज्यादा अहम है। लोकतंत्र की सच्ची तस्वीर भी वही होती है और इसीलिए कम से कम संवैधानिक संस्थाओं और जनता पर भरोसा करना सीखिए। चलिए 5 की पंचायत में आज इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।